हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवाइंड टेस्ट सीरीज माइनर टेस्ट नंबर 5 जो कि हमने लिया था 9 नवंबर 2024 को। और इस टेस्ट में जो मेन चैप्टर था वो था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये टेस्ट पूरा एक ही चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर पर बेस्ड था। न्यू पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट था जिसमें 50 क्वेश्चंस थे। सेक्शन ए 35, सेक्शन बी 15 क्वेश्चन। तो जो भी नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और याद रखें, रिवाइंड टेस्ट सीरीज जो है ये उन सभी के लिए है जो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं और साथ में कुछ कंबाइंड टेस्ट भी लगाना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ये रिवाइंड टेस्ट सीरीज बड़े ही काम की है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ में जो हमने यहां पर लिया था। ठीक है, अ वैलिड आंसर dancing on a smooth floor is spinning about a vertical axis with her arms folded with an angular velocity of 20 radian per second. When she stretches her arms fully, the spinning speed decreases to 10 radian per second. If I is the initial moment of inertia of the dancer, then the new moment of inertia. ये वैलिड आंसर जो है ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड ये सवाल है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है इस चैप्टर में से, जिसपे सवाल आने की बहुत अच्छा संभावना यहां पर रहती है। इस क्वेश्चन में यदि मैं बात करता हूं यहां पर आपके सामने, तो इस क्वेश्चन में आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। वैलिड आंसर ये शब्द ही आपको बताएगा भैया। तो क्या होगा, L1 बराबर L2 या कहिए I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। बोलो, तो यहां पर क्या हो रहा है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 है। फाइनल आपको निकालना है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 10 है। तो आपके पास में I डैश बराबर कितना आ जाएगा, 2I। सही है। और ये आपको कहां कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे ही आगे देखते हैं, एक और सवाल है, देखो बिल्कुल। A door 1.6 meter wide requires a force of 1 Newton to be applied at the free end to open or close it। सवाल क्या है, एक आपके पास दरवाजा है बेटा, है ना। अब दरवाजा किस पे लगा रहता है, कब्जे बोलते हैं आप लोग, है ना। इंग्लिश में हिंज कहेंगे, 2 या 3 जो भी हिंजेस होती हैं। इस दरवाजे की चौड़ाई है 1.6 मीटर। अब आपको इस दरवाजे को खोलना है तो आपको 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है फ्री एंड पर। मतलब इस दरवाजे को यदि खोलना है तो आप इस जगह पर इस प्रकार से यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो 1 न्यूटन का, है ना। ना हो क्या रहा है, the force that is required at a point 0.4 meter distance from the hinges for opening or closes the door is। तो भैया इस दरवाजे को खोलने के लिए जो आवश्यक चीज है वो क्या है, टॉर्क। क्या है, टॉर्क। सर हम तो फोर्स लगा रहे हैं, सवाल में फोर्स पूछ रहा है। भैया फोर्स लगा तो रहे हो आप, लेकिन क्या हो रहा है, आपने यहां से फोर्स लगाया दरवाजे पर और ये यहां पर क्या हो रही है, हिंज है। तो ये फोर्स क्या होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगने के कारण यहां पर आपको टॉर्क के फॉर्म में मिलता है ना। तो आपका टॉर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब τ1 बराबर आएगा τ2। और टॉर्क क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो मैं परपेंडिकुलर साइन को हटा के मैं बोलता हूं R1 F1 बराबर R2 F2। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, कर क्या रहे हैं हम लोग, देखो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो कितनी दूरी पे लगाना पड़ रहा है, 1.6 पे। तो 1.6 इंटू 1 बराबर, अब आप 0.4 मीटर पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए आपके पास में कितना आएगा कैंसिल करने पर, F बराबर 1.6 डिवाइडेड बाई 0.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 4 से काटोगे 4 बार तो F का आंसर आ गया 4 न्यूटन। कॉन्सेप्ट देखिए,
बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड है दोनों सवाल जो अभी हमने किए। पहला वैलिड आंसर का, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, और दरवाजा खोलने के लिए आपको चाहिए होता है टॉर्क, और हमने टॉर्क का भी एक एप्लीकेशन का सवाल यहां पर देखा है। याद रखिए नीट के एग्जाम में कोई बहुत हाई फंडू टाइप के सवाल नहीं आते हैं, और मैं आपके सामने जो सवाल लेके आ रहा हूं 8 से 10 सवाल हम डिस्कस करेंगे। हमारे टेस्ट में टोटल 50 सवाल हैं इसी एक अकेले चैप्टर पर, तो 50 क्वेश्चंस एक अकेले चैप्टर से करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इसके बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाने वाला है, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सो अपने नीट के फाइनल स्कोर को इंक्रीज करने के लिए ज्वाइन द रिवाइंड टेस्ट सीरीज। अगला देखो एक यहां पर प्यारा सा सवाल है, सवाल को थोड़ा सा मैंने ऊपर किया। क्या सवाल है देखो, अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M इज हिंज्ड एट पॉइंट O. A small bullet of mass small m hits the rod as shown in the figure. The bullet gets embedded in the rod. Find angular velocity of the system just after the impact. क्या हो रहा है भाई, देखो क्या हो रहा है। यहां पर एक बुलेट चली है, यहां पर एक रॉड रखी है, रॉड जो है यहां पर हिंज्ड है, रॉड यहां पर क्या है, हिंज करी हुई है। आपने चला दी गोली, अब गोली चलने के बाद क्या हो, गोली इसमें धंस गई, और धंसने के बाद पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है। तो यदि एक साथ चल रहा है तो उस समय आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं सर हम। तो अब आप सोचो, क्या बाहर से कोई फोर्स आएगा क्या इसमें, नहीं, क्योंकि गोली इसके अंदर धंसने के बाद में क्या इन दोनों ने एक सिस्टम बना लिया, बिल्कुल। तो इसका मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है, ना कोई फोर्स ना कोई टॉर्क। जब फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क कहां से आएगा, और जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, मतलब अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो एंगुलर मोमेंटम जस्ट इनिशियल और जस्ट आफ्टर, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ द बुलेट एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन ऑफ द बुलेट। तो क्या होगा भैया, तो देखो यार पहले केस में क्या हो रहा है, गोली है ये, गोली टकराने से पहले क्या सिर्फ और सिर्फ गोली का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम लिखते किस पॉइंट के अबाउट हैं, तो याद रखिए ये सब चीजें लिखी जाती हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भैया क्या आएगा, तो ये आएगा लीनियर मोमेंटम इनटू, क्योंकि देखो गोली तो लीनियरली चल रही है, तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये आएगा स्मॉल m v और कैपिटल L बराबर बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, तो यहां पे देखिए आप कि जब ये गोली इसके अंदर में पहुंच चुकी है, ये है, ये हिंज पॉइंट है, और भैया जी ये है, मान लेते हैं ये आपकी बुलेट है, तो क्या ये अब घूमेगी इसके अबाउट ओमेगा से, बिल्कुल, और वही ओमेगा पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको I इंटू ओमेगा चाहिए, तो भैया ओमेगा बराबर आएगा एम वी कैपिटल L अपॉन I। लेकिन I कहां से निकालूं, तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो भैया यहां पर I क्या आएगा, तो देखो I एक तो आएगा रॉड का अबाउट वन एंड, जो आएगा 1/3 कैपिटल M कैपिटल L स्क्वायर, और एक आएगा बुलेट का, और बुलेट जो है वो इस हिंज पॉइंट के अबाउट पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगी, तो ये आएगा स्मॉल ml स्क्वायर। बस यहां पर पुट कर दीजिए, सो ओमेगा बराबर आएगा स्मॉल m b कैपिटल L अपॉन I। कितना आएगा बेटा, अच्छा इन दोनों में से एल स्क्वायर को यदि मैं कॉमन निकाल दूं तो चलेगा क्या, बिल्कुल एल स्क्वायर आएगा कॉमन, तो ये आएगा स्मॉल m प्लस का कैपिटल M/3। यहां पर कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है क्या, एक एल से एक एल कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो ओमेगा बराबर आएगा स्मॉल m स्मॉल v अपॉन, अच्छा इसमें देखो ऑप्शन ऐसा तो मैच कर नहीं रहा है, ऑप्शन में देखो ऊपर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इस 3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये आएगा 3mb अपॉन L 3 स्मॉल m प्लस का कैपिटल M। बेटा अब देखो ये कैलकुलेशन आपको सिर्फ करनी है, यहां पर इस कैलकुलेशन को कीजिए, 3mb अपॉन कैपिटल L 3m 3 स्मॉल m प्लस का कैपिटल M। ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख रहा है। बस यहां पर देखो चुनते समय ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां, एग्जामिनर आपसे ऐसी ही चीजें गलतियां करवाता है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सिनारियो हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान दें बेटा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां पर एक सिंपल सा सवाल यहां पर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड करके आंसर बताएंगे कि क्या आंसर यहां पर हमें मिलने वाला है। A solid sphere rolls down at two different inclined planes of same height
बट ऑफ डिफरेंट इंक्लिनेशन। एक सॉलिड स्फीयर है, रोल्स डाउन, हाइट सेम है, मतलब एक ऐसे होगा, ये मान लेते हैं θ1, एक हाइट h है। दूसरा Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. देखो हाइट अभी भी सेम है। दूसरा, हाइट तो मैंने अभी भी सेम ले ली, लेकिन ये यहां तक जा रहा है, हाइट अभी भी सेम है, ये वाला एंगल θ2। इस पे सॉलिड स्फीयर रोल डाउन है। तो वो बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये बात कर रहा है स्पीड एंड टाइम की। किसकी बात कर रहा है? स्पीड एंड टाइम की। तो भैया स्पीड क्या होती है? अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का k² और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस k² अपॉन r²। तो अब क्या बोल रहा है? सॉलिड स्फीयर है, इन डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन है, हाइट क्या है? सेम रखिए, लेकिन एंगल अलग अलग हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, स्पीड और टाइम सेम होगी, होगा क्या? नहीं। तो आप यहां पर देख सकते हैं h दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर थीटा आ रहा है, मतलब टाइम अलग होगा और स्पीड सेम होगी। तो है क्या बेटा? स्पीड विल बी सेम बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट। यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो क्लियर? सिंपल लॉजिक लगाओ, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, सवाल आपके सामने, आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखिए, प्यारा सा सवाल है। A spherical shell rolls without slipping down on an inclined plane at an angle of 37 degree with the horizontal. The acceleration of the shell. अब ध्यान से समझिए, रोलिंग मोशन है ये, सिंपल। अब रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? तो A बराबर आता है बेटा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस का k² r²। सवाल देखो क्या, स्फेरिकल शेल है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। सवालों को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है वो लिख सकता है स्लिप विदाउट रोलिंग, तो चीजें बदल जाएंगी, जज्बात बदल जाएंगे, फिर वो स्लिपिंग हो जाएगी, लॉज ऑफ मोशन का सवाल हो जाएगा। लेकिन यहां लिखा रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो ये रोलिंग मोशन का सवाल है और ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो भैया बेसिकली ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है, लेकिन लिखते समय हम इन सब वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन में, तभी तो क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं? तो बोलो g की वैल्यू g रखना है, साइन थीटा, तो एंगल कितना है बेटा? 37 डिग्री, और साइन 37 कितना होता है बेटा? 3/5। वेरी गुड, ये आएगा 3/5 अपॉन 1 प्लस का k² फॉर स्फेरिकल शेल। कितना होता है? यदि जब तक आपको ये पॉइंट नहीं आता है तब तक आपको ये समस्या रहने वाली है, इसके बिना आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो k² को समझने के लिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखी और उसमें जो आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ k²/r²। क्या बोला मैंने? किसी भी बॉडी के लिए k²/r² क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में न्यूमेरिकल पोर्शन। जैसे रिंग के लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो उसके आगे 1 लिखा है, तो रिंग के लिए k²/r² 1, डिस्क हाफ mr², तो भैया 1/2, स्फेरिकल शेल 2/3 mr², तो 2/3, और शेल की जगह स्फीयर है तो 2/5, तो यहां पर आप लिखेंगे 2/3। बोलो बेटा क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो, ये 3/5 है इंटू g है, ये आएगा 5/3 और ये आएगा g, तो ये जाएगा तो 9/25 टाइम्स g, तो 9g/25 या 9/25g, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए असर्शन रीजन का। देखो मैं यहां पर आपके सामने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पेपर में अलग अलग टाइप के वैरायटी के बहुत सारे टाइप के सवाल हैं जो आपको यहां पर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, 50 क्वेश्चन, मतलब हर वैरायटी के सवाल जो नीट में मोस्ट प्रोबेबल हैं, जो नीट में आने की संभावना है,
उनमें से भी मैं कुछ कुछ को ही यहां पर चुन चुन के आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। जैसे यहां पर एक सवाल है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिमेन्स कंजर्व अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कह रहा है एकदम सिंपल में कि कोई पार्टिकल जो यूसीएम है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कंजर्व रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, तो भैया एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रह रहा है? एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जब आपका टाउ एक्सटर्नल क्या हो, जीरो हो। मतलब यदि रीजन में आपका टॉर्क जीरो लिख रहा है, रीजन में यदि वो टॉर्क को जीरो कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही। अदरवाइज देखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये तो हमें पता है। तो रीजन देखते हैं, टॉर्क ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज जीरो। मिल गया। अरे यही तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये तो इसका डायरेक्ट कारण मिल गया। मतलब हमारा आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। तो आपको असर्शन रीजन के सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, प्यारा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। A disc rolls without slipping on a horizontal surface such that its velocity of center of mass is 2 meter per second. Find the velocity of point C. Find the velocity of point C. तो भैया देखो यहां पर पॉइंट, अरे चलो इसको यहीं रहने देते हैं। तो पॉइंट C कहां है इस डायग्राम में? पहले तो ढूंढिए पॉइंट C कहां है। देखो ये A है, ये B है, ये यहां पर C है और यहां पर D है। तो ये रहा C पॉइंट। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या आएगी भैया? तो ये रोलिंग मोशन का, रोलिंग मोशन ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन का सवाल है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी आएगी वेक्टोरियली, कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, सी पॉइंट को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो भैया देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो ये रही, और सी पॉइंट बेटा ऐसे आएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैं यदि मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वीसी बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ वीसीएम स्क्वायर प्लस वीसीसीएम का स्क्वायर। लेकिन ये कैसे निकालूं भाई, कैसे निकालूं? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, ध्यान से देखना बेटा। V बराबर होता है ओमेगा आर, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी कितनी, ओमेगा आर बाई 2, और ओमेगा आर मतलब V हो जाएगा, तो ये VCM बाई 2 आएगी। बोलो बात सही है क्या? और VCM कितना है, वो 2 है, तो 2 बाई 2 मतलब ये आ गया 1। बस तो पुट कर दो, तो V ऑफ C कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, दैट इज 2 2 जा 4 प्लस का 1 रूट 5। रूट 5 कहां है, ऑप्शन नंबर C। रूट 5 कहां है, ऑप्शन नंबर C। क्या हमने बड़े ही आराम से सवाल को डील किया? बिल्कुल। इन सवालों को मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी में माना जाता है, लेकिन यकीन मानिए यदि आपको ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई कि ये वेक्टर सम होता है, किसी भी पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस दैट वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का वेक्टर सम होती है। दैट्स द पॉइंट। और वीसीएम जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इनको हम ओमेगा आर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। अगला सवाल देखिए, a uniform ladder is in between a rough floor, coefficient of friction this, and a smooth vertical wall. What is the minimum angle that the ladder can make with the floor for no slipping? अब देखो एनसीईआरटी में ये लैडर का डायग्राम वगैरह बना के कुछ किया गया है, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्चुअली। तो हम यहां पर जब बात करते हैं कि भैया देखो ये ऐसे लैडर लग रही है, ये वाला μ1, ये वाला μ2, तो ये वाला जो एंगल निकालते हैं हम थीटा, तो ये थीटा क्या होता है बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस
म्यू1 म्यू2 नहीं, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन 2 म्यू1। एक बार फॉर्मूला चेक कीजिए, एक बार इस फॉर्मूले को चेक कीजिए कि ये फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने एक सेकंड रुकना, नहीं 1 माइनस म्यू1 म्यू2 ही सही था, अपॉन में 2 म्यू1 आएगा, ये सही था, हाँ यही था। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको डायरेक्टली हमें याद रखना होता है। अब फॉर नो स्लिपिंग क्या बोला, यूनिफॉर्म लैडर इज इन बिटवीन अ रफ फ्लोर मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1 दिया है 0.5 एंड अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, तो म्यू2 तो 0 हो गया, म्यू2 तो वैसे ही खत्म हो गया 0। तो भैया आपके पास में थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स। अब देखो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, 1 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू म्यू1 कितना है 0.5, तो बेटा थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स 1। कैसे 1 आया, 1 माइनस 0 1, 2 इंटू 0.5 1, तो ये आ गया tan इनवर्स 1, और ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा 45 डिग्री। कितने का 45 डिग्री। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, हालांकि सवाल को डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ये फॉर्मूला बस याद रखना, 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस म्यू1 v2 अपॉन 2 म्यू1 म्यू2 2 म्यू1, जहां पर म्यू1 है बेटा इस फ्लोर पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू2 है तुम्हारा वॉल पे, और ये वाला एंगल है थीटा जो नो स्लिपिंग के लिए काम में आता है। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। अगला सवाल देखो, मल्टी स्टेटमेंट सवाल है, कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं, उसमें से सही और गलत आपको पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर वो सही है। पहले स्टेटमेंट को पढ़िए तो सही, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा सही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, क्या ये सही है, नहीं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो ये गलत है, मतलब ए वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ये आंसर आपका नहीं आएगा, है ना, ये वाला आंसर नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। अब ये हो सकता है क्या सर, पता नहीं, मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क है आपके दिमाग में, कुछ एक तो आता होगा, चलो ठीक है। अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी, ये सही है क्या, नहीं। कपल जो है वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, तो ये गलत है, मतलब सी वाला ऑप्शन हटा दो, तो सी वाला ये हट गया, ये वाला ये भी हट गया, तो आपका आंसर बचेगा अकेला ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी एंड डी आर करेक्ट, बी एंड डी आर करेक्ट। तो बी और डी स्टेटमेंट सही है, तो जिसमें आपको डाउट था वो भी सही हो गया। और डी में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस दैट स्मॉल एफर्ट्स कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। ये मैकेनिकल एडवांटेज का एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, वही प्रीवियस ईयर का एक सवाल है। तो आप एलिमिनेशन के मेथड से भी आप आंसर्स यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यहां पर बताने की कोशिश की गई है। भले आप यहां पर डाउट रखो, लेकिन कुछ चीजें अपने आप से होती है, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलता ही है जो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करता है। नाउ ये देखिए, ये है एक और आखिरी सवाल, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम आवर साइड। Two discs of same material and thickness have radius 0.2 meter and 0.6 meter. Their moment of inertia about their axis will be in the ratio. सवाल क्या है, दो डिस्क हैं जिनका मटेरियल सेम है और थिकनेस भी सेम है, लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दियर एक्सिस। तो भैया हम बात करते हैं आई क्या होगा डिस्क के लिए, तो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, आपने बोला हाँ। लेकिन अब देखो यहां पे एक चीज हो रही है, क्या मटेरियल सेम है, मटेरियल क्या है सेम है और थिकनेस अलग अलग है, तो हमें मास के बारे में सोचना है। तो मास कैसे ला सकते हैं, मास कैसे ला सकते हैं, तो डिस्क एक तरह से ऐसे बना लूं मैं, अरे यस और नो, आपने बोला हाँ। अब इसकी थिकनेस सेम है, तो भैया ये थिकनेस मतलब h हो जाएगी। अब इसका मास कैसे आएगा, तो मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या आएगा, हाइट इंटू एरिया। अरे बोलो बात सही है, बिल्कुल। तो मास बराबर आएगा रो एच
और पाई आर स्क्वायर, मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। बोलो क्लियर है? तो अब आप जब कंपेयर करेंगे तो बेटा I1 अपॉन I2 बराबर हाफ, मास की जगह मैं लिख सकता हूं ρ1 H1 पाई R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर अपॉन हाफ ρ2 H2 पाई R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है, डेंसिटी मटेरियल सेम तो डेंसिटी सेम, ये दोनों कैंसल, थिकनेस सेम तो ये दोनों कैंसल, पाई पाई कैंसल। अब यहां पर स्मॉल आर को मैंने रेडियस माना है और यहां पर जो आर लिखा है वो भी बेटा रेडियस ही है, तो इसका मतलब I1 बाई I2 जो आएगा वो बेटा R1 बाई R2 की पावर आएगी 4। बस तो आपका काम हो चुका है। R1 कितना है 0.2 और ये है 0.6 और पावर लगेगी 4। पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो बेटा ये आएगा 1/3 की पावर 4। सो दिस इज 1/81 और दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 टाइम्स। कब? जब आपका मटेरियल और थिकनेस सेम हो तब। ठीक है, तो ये था हमारा एक लास्ट सवाल जो हमने 10 सवाल यहां पर डिस्कस किए हैं। देखो फिजिक्स में 10 सवालों को 20 मिनट के अंदर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्सप्लेन करने के लिए। खुद के करने के लिए हम कर पाते हैं, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन का पॉइंट आता है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, इवन दो हमारी स्पीड ठीक ठाक रखने पर भी। ठीक है, तो यहां पर हमारा 10 क्वेश्चन जो हमने यहां पर एक्सप्लेन किए, जो कि हम लोग आपको एक्सप्लेन करते आ रहे हैं हर वीकेंड में, हर संडे को जो हम आपको बतलाते आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। यदि आप और क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के ऐप को डाउनलोड कीजिए और रिवाइंड टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल कीजिए। तो तब तक के लिए बेटा मिलते हैं, तब तक आप मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। थैंक यू सो मच। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटर्स का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे? अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको यह अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।